घास का जादुई लहंगा और चोली। एक समय की बात है, एक गांव में गंगा और मोहन अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहा करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे लोग अपनी बेटी मोहिनी से बहुत प्यार करते थे और मोहन और गंगा अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में दिन रात खेती किया करते थे और उसी से ही उनके घर का गुजारा होता था। तभी एक दिन ऐसे ही मोहिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेल रही होती है। उसी समय काजल अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा चोली लेकर आती है और कहती है, अरे ये देखो मेरा नया लहंगा चोली, सुंदर है ना? ये मेरे पिताजी शहर से लेकर आए हैं मेरे लिए। बहुत ही महंगा है ये लहंगा चोली। और तुम लोगों को पता है, मैं इस बार नवरात्रि में यही लहंगा चोली पहनकर गरबा खेलूंगी। अरे वाह काजल, तुम्हारा लहंगा चोली तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं भी अपने पिताजी से ऐसा ही लहंगा चोली लाने के लिए कहूँगी। अरे क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिताजी ऐसा लहंगा चोली लेकर आएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन भला क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे क्योंकि तेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं। वे 2 वक्त की रोटी के लिए तो दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं। ऐसे में वो तुझे नया लहंगा चोली कहाँ से दिला पाएंगे? और रही बात मेरी, तो मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं और उनके पास बहुत पैसा है। इसलिए तुम मेरे जैसा लहंगा चोली पहनने का सपना छोड़ दो। बस इसे देखकर ही अपना काम चलाओ। तुम चाहे कुछ भी कह लो काजल, लेकिन मैं इस बार तुमसे भी अच्छा लहंगा चोली लेकर दिखाऊंगी, देख लेना। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती है, जहाँ गंगा उससे कहती है, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी है? माँ, आज काजल अपना नया लहंगा चोली लेकर आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि मेरे पिताजी मुझे कभी भी नया लहंगा चोली नहीं दिलवा सकते। बताओ ना माँ, क्या पिताजी मुझे कभी नया लहंगा चोली नहीं दिला सकते? अरे मोहिनी बेटा, तुम तो मेरी बहुत समझदार बच्ची हो ना, और तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पिताजी दिन रात हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में नया लहंगा चोली खरीदना हमारे बस की बात नहीं है बेटा, क्योंकि लहंगा चोली बहुत ही महंगा आता है। तो भला तुम्हारे लिए नया लहंगा चोली हम कहाँ से लेकर आ पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता है माँ, लेकिन इस बार मुझे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते मोहिनी बेटा। उसी समय वहाँ पर मोहिनी के पिता मोहन आ जाते हैं और गंगा उनसे कहती है, अरे सुनिए जी, अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए। वह काजल की तरह नया लहंगा चोली खरीदने की जिद कर रही है। मोहिनी बेटा, अच्छा ये बताओ, नवरात्रि का मतलब क्या होता है? गरबा खेलना। अरे बेटा, जब गरबा ही खेलना है तो इसमें लहंगा चोली की क्या जरूरत है? वो तो तुम ऐसे भी खेल सकती हो। नहीं पिताजी, मुझे इस बार नया लहंगा चोली चाहिए, वरना मैं इस बार गरबा खेलने नहीं जाऊंगी। इस तरह मोहिनी जिद पकड़कर बैठ जाती है कि उसे नया लहंगा चोली चाहिए तो चाहिए। ये देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा चोली कैसे दिला पाएगा। इसलिए वो अगले दिन अपने खास दोस्त राघव के घर जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई राघव, मुझे तुमसे कुछ पैसों की मदद चाहिए। मैं अगले महीने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे यार मोहन, मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है, और तुम्हें पता है ना, नवरात्रि का सामान खरीदने के लिए खुद ही मेरी पत्नी रोज मुझसे लड़ती है। लेकिन भाई, जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूँ? अपने दोस्त की बात सुनकर मोहन वहाँ से निराश होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। तभी गंगा कहती है, अरे जब हम लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं, तो आप क्यों मोहिनी की जिद को पूरी करने में लगे हुए हैं? आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। वही मोहिनी बाहर खड़ी ये सब बातें सुन लेती है और वो अंदर जाकर अपने पिताजी से कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे नया लहंगा चोली नहीं चाहिए। मुझे पता था मेरी मोहिनी बेटी बहुत ही समझदार है।
मोहिनी ऐसा कह तो देती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे नया लहंगा चोली चाहिए था। लेकिन उसे पता था कि उसके पिताजी उसके लिए नया लहंगा चोली नहीं ला पाएंगे, इसलिए वह चुपचाप दोपहर के समय नदी के पास पानी भरने जाती है और कहती है, हे भगवान, काश सपनों की तरह ये नदी भी एक जादुई नदी होती तो मैं इससे अपने लिए एक नया लहंगा चोली मांगती। कितना मजा आता ना। लेकिन ऐसा शायद सिर्फ सपनों में ही होता है। हकीकत में तो हम जैसे गरीब लोगों के नसीब में लहंगा चोली पहनना लिखा ही नहीं होता है। मोहिनी के इतना कहते ही उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और जैसे ही उसके आंसू नदी में गिरते हैं, उसी समय नदी में से एक आवाज आती है, सुनो मोहिनी, तुमने मुझे अभी अभी याद किया? कौन है यहाँ? लेकिन मुझे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो आप? घबराओ नहीं मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ, जैसा कि अभी तुमने कहा। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ और तुमने मुझसे अभी एक नया लहंगा चोली मांगा ना, तो ये लो। ये घास से बना हुआ बहुत ही यूनिक और सुंदर डिजाइन का लहंगा चोली है। तुम इस लहंगा चोली से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई नदी। इतना बोलकर मोहिनी वह जादुई घास से बना लहंगा चोली लेकर घर आ जाती है और घर आकर वो अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है। जिसके बाद गंगा उनसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने कहानियों में सुना है, पर माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो नदी एक जादुई नदी है और उसी ने मुझे ये जादुई घास का लहंगा चोली भी दिया है और उसने कहा है कि हम इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो हमें भी दिखाओ अपने जादुई लहंगा चोली की जादू। ठीक है पिताजी, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई घास के बने हुए लहंगा चोली, तो मुझे अभी बहुत ही स्वादिष्ट खाना लाकर दो। मोहिनी के इतना कहते ही उस घास के बने लहंगा चोली में से स्वादिष्ट खाना निकलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर गंगा और मोहन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सच में बेटी, ये घास का लहंगा चोली तो वाकई जादुई लहंगा चोली है। और ऐसे ही नवरात्रि की पहली रात मोहिनी वह घास से बना हुआ लहंगा चोली पहनकर जाती है, जहाँ हर कोई उसके लहंगा चोली की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन वही काजल उसके लहंगा चोली को देखकर मन ही मन बहुत जल रही होती है, क्योंकि मोहिनी उस लहंगा चोली में बहुत ही सुंदर लग रही होती है और हर कोई सिर्फ उसी की तारीफ कर रहा होता है। और इसी बात की जलन में काजल एक दिन मोहिनी का घास से बना हुआ जादुई लहंगा चोली चुराने के लिए उसके घर में घुस जाती है। लेकिन जैसे ही वह उसके लहंगे को हाथ लगाती है, वैसे ही उसे बहुत जोर बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से काजल जोर से चिल्लाने लगती है। और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गंगा और मोहन वहाँ आते हैं और काजल की मदद करते हैं और उससे कहते हैं, अरे काजल बेटा, तुम यहाँ हमारे घर पर क्या कर रही हो? मुझे माफ कर देना आंटी जी, वो मैं यहाँ पर मोहिनी का लहंगा चोली चुराने आई थी, लेकिन मैंने जैसे ही इस लहंगे को हाथ लगाया, मुझे वैसे ही बिजली का बहुत जोर झटका लगा, जिससे मेरा दिमाग ही हिल गया। मुझे माफ कर दो आंटी जी। काजल की बातें सुनकर मोहन और गंगा को पूरा विश्वास हो जाता है कि सच में ये एक जादुई लहंगा है और काजल भी वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि मोहिनी का वह लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा चोली है। उस दिन के बाद से काजल कभी दोबारा उस लहंगे को चुराने के बारे में सोचती भी नहीं है। वहीं मोहिनी अपने जादुई घास के बने लहंगा चोली की मदद से अपने घर की गरीब स्थिति को पूरी तरह से बदल लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब माँ का जादुई फूलों वाला लहंगा। ये कहानी बिंदिया नाम की एक लड़की की है।
बिंदिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन बिंदिया बहुत ही ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बूढ़ी माँ अहिल्या के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। और अहिल्या अपना घर चलाने के लिए गांव के सेठ धनीलाल के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी, क्योंकि बिंदिया के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अहिल्या के कंधों पर आ गई थी। वहीं सेठ की बेटी रानी और बिंदिया हम उम्र थे, लेकिन रानी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब भी ज्यादा काम करने की वजह से अहिल्या की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी बिंदिया को काम करने के लिए भेज दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बिंदिया, आज तू आई है काम पर, तेरी माँ कहाँ है? मालकिन, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए माँ के बदले आज मैं आई हूँ यहाँ पे काम के लिए। इस तरह बिंदिया घर के कामों में लग जाती है, लेकिन वही रानी जो बिंदिया से बहुत जला करती थी, क्योंकि बिंदिया दिखने में रानी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वो कहती है, अब आएगा मजा, अब देखना मैं माँ से कैसे इसकी क्लास लगवाती हूँ। माँ, कहाँ है आप? इधर आइए, देखिए ये सब क्या हो गया है मेरे इतने सुंदर लहंगे पर, और ये सब्जी का दाग कहाँ से लग गया? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब काम उस बिंदिया का है, क्योंकि मैंने उसे अभी किचन में सब्जी बनाते हुए देखा था और उसने ये सब जानबूझकर किया है। माँ, आपको तो पता है ना कि ये मेरे शादी का लहंगा है और मैंने इसे कितनी मुश्किल से डिजाइन करवाया है, अब मैं क्या पहनूंगी? उसी समय रानी की माँ गुस्से में बिंदिया को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ बिंदिया, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने मेरी बेटी की शादी के लहंगे को खराब कर दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा लहंगा है? लेकिन मालकिन, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो किचन में बस आप लोगों के लिए खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा ये लहंगा पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए आप मुझे अब नया लहंगा दिलवाओ और इस लहंगे के सारे पैसे इसकी सैलरी में से काट लेना और इसे एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पर सेठ धनीलाल आ जाता है और कहता है, अरे बेटी, लेकिन इसमें इसके पैसे काटने की क्या जरूरत है? तुम अपनी शादी में इससे अपने घर के सारे काम करवा लेना और सुबह से शाम तक जो भी मेहमान आएंगे उन सब की खातिरदारी भी यही करेगी। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सुन लिया बिंदिया, 2 दिन बाद मेरी बेटी रानी की शादी है और तू पूरे दिन रानी की शादी का सारा काम देखेगी और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी मालकिन, जैसा आप कहे। वहीं जब बिंदिया अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ कहती है, बिंदिया, मैं सोच रही थी कि रानी की शादी में इतने सारे मेहमान आएंगे, तो उन लोगों के सामने तू ये फटे पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। काश मैं तेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा ले पाती, पर माँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि आप मेरे लिए एक लहंगा ले सको, इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। ऐसे ही कुछ देर में रात हो जाती है और अहिल्या अपने आंगन में बैठे रो रही होती है। उसी समय उसकी नजर झाड़ में फंसी एक रंग बिरंगी तितली पर जाती है, जो अपने आप को कब से झाड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय अहिल्या उठकर उस झाड़ के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली को बाहर निकाल देती है। उसी समय वो तितली कहती है, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आज आपने मुझे उस झाड़ी से बाहर निकालकर मेरी बहुत मदद की है। तो बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्योंकि मैं कब से आपको देख रही थी कि आप यहाँ बैठी कब से रो रही थी, पर मैं उस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकी, इसलिए मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बताओ, आप क्यों इतना परेशान हो? नन्ही तितली, कल मेरे सेठ की बेटी की शादी है और मैं अभागन माँ अपनी बेटी को एक लहंगा तक नहीं दिलवा सकती कि वह उसे पहनकर वहाँ जा सके, क्योंकि वहाँ सबके सामने मेरी बेटी फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों के सामने काम करेगी। ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस इतनी सी बात, आप इसके लिए इतना परेशान हो रही हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आपकी बेटी के लिए सबसे सुंदर और सबसे अनोखा फूलों का लहंगा तैयार करके दूंगी, फिर आप उसे अपनी बेटी को दे देना।
और आपकी बेटी वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। तितली के इतना कहते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते अहिल्या के हाथ में फूलों का एक बहुत ही सुंदर लहंगा आ जाता है और यह देखकर अहिल्या बहुत ही खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही तितली। इतना सुनते ही वह तितली वहाँ से उड़ जाती है और वहीं अहिल्या वह फूलों का लहंगा ले जाकर अपनी बेटी को दे देती है और बिंदिया भी वह लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। सच में माँ, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखना माँ, कल मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। ऐसे ही अगले दिन बिंदिया फूलों का वह सुंदर सा लहंगा पहनकर शादी में चली जाती है, जहाँ रानी अपने पति के दोस्त सुमित से बातें कर रही होती है। सुमित दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अमीर था और वह मन का बहुत ही अच्छा और साफ था, इसलिए वह रानी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे सुमित, थैंक यू सो मच जो तुम मेरे और विशाल की शादी में आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे ओ बिंदिया, जरा हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। इतना सुनते ही बिंदिया हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए वहाँ पर आती है, क्योंकि रानी पहले ही समझ चुकी थी कि सुमित की नजर कब से बिंदिया पर ही है, इसलिए वह उसे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए अपने लहंगे के कुछ मोती उसके पैरों के पास गेर देती है, जिसकी वजह से बिंदिया का पैर फिसल जाता है और वह कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बिंदिया पर हंसने लगते हैं। लेकिन रानी यह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए सुमित पहले ही देख चुका था और रानी को ऐसा करता हुआ देखकर बिंदिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सुमित भी वहाँ से जाने लगता है। उसी समय रानी कहती है, क्या हुआ सुमित, तुम ऐसे शादी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम लोगों की शादी की रस्में शुरू हुई है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ही जानबूझकर बिंदिया को गिराया है, इसलिए मैं इसमें तुम लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों माँ बेटी भी रानी के घर काम पर नहीं जाते हैं और वहीं बिंदिया दुखी होकर अपने कमरे में बैठी होती है। उसी समय सुमित अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आता है और कहता है, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, मैं आपकी बेटी बिंदिया को बहुत पसंद करता हूँ और मैं बिंदिया से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता को यहाँ लेकर आया हूँ। नमस्ते बहन जी, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा बहन जी। आपकी बेटी बिंदिया के बारे में जैसा सुना था वह बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए हमें आपकी बेटी बिंदिया बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। उन सब की ये बातें सुनकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में सुमित और बिंदिया की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और उस दिन के बाद से बिंदिया की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि सुमित जैसा जीवन साथी पाकर बिंदिया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर अहिल्या भी मन ही मन बहुत खुश होती है और उस तितली का धन्यवाद करती है।